Hello friends, welcome to the UPSC Analyzer. Firstly, I want to say that if you want me to continue the series, then please like, share and subscribe. Otherwise, there's no point of me putting so much energy and time into it if you people are not watching it. So please watch it. Here the first news it Taliban at Kandahar gates, India pulls out nationals from consulate in city. तो तालिबान ने बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी बढ़ा दी है यूएस के ट्रूप्स के विड्रॉ करने के बाद और नदर्न अफगानिस्तान को ज्यादातर कैप्चर कर लिया है। जो अफगान की फोर्सेस हैं वो भी तजाकिस्तान में भाग चुकी हैं, तो उसके बाद इंडिया ने अपना काउंसुलेट से वहां पर लोगों को निकाल लिया है। तो with Taliban forces having advanced to within a few kilometers of Kandahar, India has evacuated Indian staff and personnel from its consulate in the southern Afghanistan city. अब न्यू दिल्ली देख रहे हैं मजार शरीफ में क्या कंडीशन है, क्योंकि मजार शरीफ पर भी इंडिया का एक काउंसुलेट है। तो सिक्योरिटी सिचुएशन जो नॉर्थ में वो तो काफी ग्रिम है ही, साथ में अब साउथ साइड में भी सिचुएशन काफी ग्रिम होती जा रही है। If the situation deteriorates, Mazar-e-Sharif could be the next place from where Indian officials and staffers will be evacuated. तो अगर ऐसी ही कंडीशन रही है, इससे और खराब हुई, तो मजार-ए-शरीफ से भी हम अपने इंडियन ऑफिशियल्स और स्टाफर्स को निकाल सकते हैं। और अदर स्टाफर्स एट द इंडियन काउंसुलेट्स इन कांदार, हेरात, जलालाबाद। तो आपको बस थोड़ी लोकेशन पता होनी चाहिए कि अफगानिस्तान में कांदाहर कहाँ है, अफगानिस्तान में हेरात, जलालाबाद, ये सब अफगानिस्तान में, और यहाँ पर इंडिया की काउंसुलेट्स भी हैं। लेकिन अभी तक जो काबुल है, जो अफगानिस्तान की कैपिटल है, वहां पर इंडियन एम्बेसी सही से फंक्शन कर रही है। तो द इंडियन एम्बेसी इन काबुल दो वॉज स्टिल फंक्शनिंग विद इंडियन डिप्लोमेट्स एंड अफगान staffers. The evacuation has been carried out in view of the intense fighting near Kandahar city. तो बस आपको थोड़ी लोकेशन पता होनी चाहिए और अफगानिस्तान की सिचुएशन पता होनी चाहिए क्या है। यहाँ पर सेकेंड न्यूज है यूपी पॉपुलेशन प्लान फॉर बैलेंस अमंग कम्युनिटीज, लोअर फर्टिलिटी रेट ऑफ फोकस। तो अब यूपी एक पॉपुलेशन प्लान की पॉलिसी लेकर आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एक पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आएंगे जिसमें वो कोशिश करेंगे कि सारी कम्युनिटीज के बीच में एक बैलेंस रहे पॉपुलेशन का। तो अटेम्प्ट्स वुड बी मेड टू इंश्योर दैट देयर इज अ पॉपुलेशन बैलेंस अमंग वेरियस कम्युनिटीज। उसके लिए एक्सटेंसिव कैंपेन्स किए जाएंगे, कम्युनिटीज में चलाया जाएगा, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाएगी, फर्टिलिटी रेट कम करने की कोशिश की जाएगी और न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 से लेकर 30 तक की होगी। यहाँ पर हम ये देखते हैं शिरीष बांदला, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स एंड रिसर्च ऑपरेशंस एट ब्रांसन्स वर्जिन गैलेक्टिक, became the third woman of Indian origin after NASA astronauts कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स टू फ्लाई टू स्पेस। तो ये तीसरी महिला हो गई है इंडियन ओरिजिन की जो कि स्पेस में फ्लाई करेंगी कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद। तो शिरीष बांदला, इनके जो रूट्स है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए वर्जिन गैलेक्टिक, और वहां पर ये फ्लाई कर रही है स्पेस में। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन पॉलिसी में ही कुछ और चीजें जो कि हम देखते हैं। सबसे पहले सेफ एबॉर्शन की कोशिश करवाई जाएगी कि सेफ एबॉर्शन हो सके। साथ ही एफर्ट्स किए जाएंगे टू इम्प्रूव एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स अंडर द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, कि लोगों को आसानी से कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स प्रोवाइड हो सके और साथ ही सेफ एबॉर्शंस भी करवा सकें ताकि जो पॉपुलेशन है वो कम हो सके। इसके बाद 11 जो जुलाई है उस दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी मनाया जाता है और उसी दिन यूपी ने अपने पॉपुलेशन का ड्राफ्ट रिलीज किया है। द डॉक्यूमेंट ऑल्सो सेज दैट इन ऑर्डर टू मेक द स्टेप्स टेकन एंड पॉलिसीज मेड ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल मोर इफेक्टिव, हम पॉपुलेशन पॉलिसी तो ले आए हैं पर उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ लॉज भी बनाए जाएंगे। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मैंने बताया 11 जुलाई होता, उस दिन ही ये रिलीज की गई थी। The draft bill on which suggestions have been invited from the public until July 19, तो जुलाई 19 तक पब्लिक अपने सजेशंस दे सकती है कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं या कुछ प्रपोजल भी दे सकती है। अब इस पॉपुलेशन पॉलिसी में पहला प्रपोजल ये है कि इट प्रपोजेस टू बार पीपल विद मोर देन 2 चिल्ड्रन फ्रॉम कंटेस्टिंग लोकल बॉडीज इलेक्शन। तो जिनके भी 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो लोकल बॉडी इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और साथ ही उनको कोई भी गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं मिलेगी। The draft bill also proposes to prohibit promotion in government jobs for people with more than 2 children. तो जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स में प्रमोशन नहीं मिलेगा और साथ ही एंड टू ऑफर इंसेंटिव्स टू दोज विद अप टू 2 चिल्ड्रन, और जिनके 2 बच्चे उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। अब इसमें बेसिकली 5 की टारगेट है इस पॉलिसी में पॉपुलेशन पॉलिसी में। पहला ये पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, दूसरा मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट इलनेसेस को कम करना है, फिर क्यूरेबल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, न्यूट्रिशन स्टेटस बेटर करना है, साथ ही सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन और फैसिलिटीज अमंग द यूथ फैलानी है और साथ ही एल्डर्स की भी केयर करनी है। यूपी ने अपनी पहली पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में लॉन्च की थी जिसमें वो चाहते थे कि वो अपना फर्टिलिटी रेट कम करें। फर्टिलिटी रेट ये होता है कि एक महिला अपने समय में 1549 साल में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। तो उसमें जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 होना चाहिए, तभी पॉपुलेशन स्टेबल रहती है। अगर 2.1 से ज्यादा होता है तो पॉपुलेशन बढ़ती हुई हमें देखी जा सकती है, पॉपुलेशन ग्रोथ देखी जा सकती है, और 2.1 से कम होगा तो पॉपुलेशन हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन स्टेडीली डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी।
तो 2.1 वो रेट होता है जिसमें पॉपुलेशन इक्वली पॉपुलेशन से रिप्लेस होती जाती है और हमें एक पॉपुलेशन स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो जो यूपी की पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 थी उसमें इनका टारगेट था कि हम टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक लेके आएंगे 2016 तक। साथ ही कॉन्ट्रासेप्टिव्स की डिमांड फुलफिल करेंगे, आईएमआर बढ़ाएंगे, एमएमआर बढ़ाएंगे। डिस्पाइट सम प्रोग्रेस इन हेल्थ आउटकम्स, तो कुछ प्रोग्रेस तो हुआ है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड बर्थ, हॉस्पिटल में जाके चाइल्ड बर्थ बढ़ी है, फ्रॉम 15.5% से वो 67.8% हो गई है। इसके अलावा मेटरनल मोर्टेलिटी रेट वो भी कम हुआ है, फ्रॉम 707 पर 1 लाख। तो आपको ये पता होना चाहिए जो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो 1 लाख लाइव बर्थ्स में देखा जाता है, ठीक है। तो फ्रॉम 707 पर लाख बर्थ 1998 से 197 पर आ गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी डिक्लाइन हुआ, 43 पर आ गया। लेकिन जो फर्टिलिटी रेट का टारगेट था 2.1 वो अचीव नहीं कर पाया यूपी, तो उसके लिए वापस से एक नई पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आनी पड़ रही है। इसके बाद वहां के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का ये कहना है जो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है वो मेनली 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इलिटरेसी और पॉवर्टी। आपको ये पता होगा जहाँ पे ज्यादा अर्बनाइजेशन होता है वहां पर लोग कम बच्चे पैदा करते हैं एज कम्पेयर टू जहाँ पे पॉवर्टी इलिटरेसी ज्यादा होती है। तो एफर्ट्स टू स्टेबलाइज पॉपुलेशन आर कनेक्टेड टू वाइडर अवेयरनेस इन द सोसाइटी। और साथ ही पॉपुलेशन पॉलिसी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि लोग कितना अवेयर हैं, तभी वो उस चीज को फॉलो करेंगे। तो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। तो वाइड स्प्रेड अवेयरनेस इज द ओनली टूल टू एड्रेस इट। सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। तो इट विल बी डिफिकल्ट टू अचीव द गोल्स ऑफ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जब तक कि हम अवेयरनेस कैंपेन ना चलाएं। तो ऑल सच सेक्शंस मस्ट बी आइडेंटिफाइड और एक मास अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए। इसके अलावा जो दो बच्चे हैं उनके बीच में एक पर्टिकुलर टाइम गैप होना चाहिए ताकि एमएमआर और आईएमआर जैसी सिचुएशन ज्यादा ना बढ़े। तो इफ देयर इज नो गैप बिटवीन टू चिल्ड्रन देन द न्यूट्रिशन विल बी इफेक्टेड एंड द आईएमआर एंड एमएमआर विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो दो बच्चों में है वो एक पर्टिकुलर टाइम गैप भी होना चाहिए। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। अब हम यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, अब हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम एडिटोरियल पेज पर आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एडिटोरियल है द लॉस ऑफ लर्निंग, prolonged school closures are jeopardizing futures, we need a road map to safe reopening of classrooms now। तो ऑथर का ये कहना बहुत टाइम हो गया स्कूल खुले नहीं है, उसकी वजह से जो बच्चे हैं वो काफी चीजों में लॉस कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन शुड नॉट ग्रो अप इन आइसोलेशन। पहली बात ये जो बच्चे हैं वो आइसोलेशन में ग्रो नहीं होने चाहिए। सेफ्टी मस्ट बी बैलेंस विद फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि वो स्कूल जाएं। तो सेफ्टी वाला जो फैक्टर है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के साथ। जैसे कि ऑथर ने डिस्क्राइब किया कि कोलैबोरेटिव मैजिक ऑफ द क्लासरूम इनटू लिटिल मोर देन एन इंस्ट्रक्शनल वीडियो। तो बच्चे जब ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं तो क्लासरूम वाली बात नहीं होती, वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शनल वीडियो की तरह हो जाता है। तो टीचर्स ट्राई देयर बेस्ट बट हैव लिमिटेड एबिलिटी टू टीच फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड इन्फोर्स डिसिप्लिन। तो टीचर्स तो अपनी सारी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी वो ऑनलाइन क्लासेस में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए एक सिर्फ लिमिटेड एबिलिटी रखते हैं। यंग स्टूडेंट्स हैव लिमिटेड एबिलिटी टू लर्न। कंसर्न्स अराउंड स्क्रीन टाइम, फिर ये भी बात होती है कि बच्चे स्क्रीन में कितना टाइम तक देखते रहे, तो उसके कारण स्कूल आवर्स को भी रिड्यूस कर दिया गया है और यंग चिल्ड्रन के लिए तो लगभग 1/3 रिड्यूस कर दिया है, जिसके कारण एकेडमिक लॉस भी देखने को मिल रहा है। तो इट इज ऑब्वियस दैट एकेडमिक डेवलपमेंट विल सफर। मोर इम्पोर्टेंटली बिहेवियरल चेंजेस सच एज इम्पेशंस एंड एग्रेशन आर इमर्जिंग। तो बच्चे जब तक क्लासरूम के एनवायरनमेंट में नहीं जाते हैं और सिर्फ ऐसे ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ते हैं तो ये भी पता चला उससे बच्चों में इम्पेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एग्रेशन आ जाता है। और जो ओल्डर चिल्ड्रन है वो ससेप्टेबल होते हैं डिप्रेशन के लिए। तो चिल्ड्रन कांट प्ले स्पोर्ट्स, अब वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, फिर वो बचपन में ही बहुत बड़े जैसे लोग जैसे हो जाते हैं। दे टॉक लाइक एडल्ट्स, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में मैनिफेस्ट ईयर्स लेटर। तो ऑथर ने बोला अभी ये सारी चीजें नहीं दिख रही लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में हमें ये सारी चीजें दिखेंगी। According to Save the Children, during the first wave in 2020, 3 out of every 4 children had no internet access and 4 out of 5 children reported obstacles to learning। तो एक सर्वे किया गया था सेव द चिल्ड्रन जिसमें ये पता चला था कि 4 में से 3 बच्चों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है और 5 में से 4 बच्चे ये बोलते हैं कि उन्हें लर्निंग में ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ रहे हैं। मेनी फैमिलीज वुड हैव मोर देन वन स्कूल गोइंग चाइल्ड बट वन स्मार्टफोन। अब किसी के पेरेंट्स के 2-3 बच्चे भी हैं लेकिन उनके घर में सिर्फ एक ही स्मार्टफोन है, तो एक ही स्मार्टफोन में वो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मेनी पेरेंट्स कांट असिस्ट देयर चिल्ड्रन गिवन देयर ओन लैक ऑफ एजुकेशन। तो जब बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है तो उसमें पेरेंट्स की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि पेरेंट्स बच्चे को देखें, लेकिन वो पेरेंट्स की खुद ओन लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से वो अपने बच्चे को असिस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो व्हेन आवर चिल्ड्रंस टीचर आस्क्ड अबाउट द हाईलाइट ऑफ द समर ब्रेक, वन चाइल्ड सेड शी हैड टेक ट्यूशन क्लासेस एट एज 5। तो ऑथर ने बोला ये सारी चीजें भी हो रही है, मतलब 5 साल के बच्चे को ट्यूशन लेना पड़ रहा है इस वजह से क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मेनी चिल्ड्रन हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ मिड डे मील्स, और इसके कारण जब स्कूल नहीं खोल रहे हैं तो बच्चों को मिड डे मील्स भी नहीं मिल रही हैं। इसके कारण स्ट्रगलिंग फैमिलीज पे और ज्यादा बर्डन
बढ़ जा रहा है और हम देख रहे हैं कि बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस में काफी गैप भी देखने को मिल रहा है। कुछ बच्चों की चाइल्ड लेबर में फोर्स किया जा रहा है, चाइल्ड मैरिज करा दी जा रही है। तो ये सारे हम देख रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। Based on inputs from leading pediatrician in India, the United Kingdom and the United States, the Lancet COVID-19 Commission India Task Force recently recommended reopening of schools in a phased manner with adequate safeguard as COVID-19 cases decrease. तो जैसे जैसे COVID-19 cases decrease हो रहे हैं तो जरूरत है कि schools को reopen किया जाए phased manner में with adequate safeguard। एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई थी देवी शेट्टी की, ऑल्सो रिकमेंड, तो उन्होंने भी यह बोला कि कर्नाटका में स्कूल को खोल देना चाहिए सेफगार्ड्स के साथ। द रैशनल फॉर स्कूल क्लोजर इज सेफ्टी। तो अभी स्कूल को क्यों बंद किया गया कि बच्चों की सेफ्टी रहे। व्हेन अ चिल्ड्रंस टीचर आस्क्स देम देयर फेवरेट डे ऑफ द वीक, तो एक बच्चा ये बोलता है कि सैटरडे को वो उसका फेवरेट डे है क्योंकि उसके पेरेंट्स मॉल जाते हैं और वो भी मॉल जाता है। तो अगर बच्चे घर पर हैं भी, हम सेफ्टी के लिए हमने उन्हें घर पर रखा है, लेकिन उनके पेरेंट्स अगर मॉल जा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं तो तब भी तो वो वल्नरेबल हैं ही। तो इवन इफ चिल्ड्रन स्टे होम दे आर एक्सपोज्ड इफ एडल्ट्स गो आउट। इनमें 2021 एक वायरोलॉजिस्ट का ये कहना था कि जो थर्ड वेव है वो बच्चों को प्रीडोमिनेटली अटैक करेगी। लेकिन 2 वीक के बाद ही इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने यह बोला कि हाईली अनलाइकली है कि कोई वेव सिर्फ बच्चों को अटैक करेगी या ज्यादातर मेजोरिटी बच्चों को अटैक करेगी। ऐसा नहीं है, और ऑलमोस्ट 90% इन्फेक्शन होते हैं चिल्ड्रन में, वो माइल्ड या एसिम्टोमेटिक होते हैं। तो इंडियाज फेलियर टू डेजिग्नेट स्कूल स्टाफ एज फ्रंटलाइन वर्कर्स वाज अ कॉस्टली मिस्टेक। सबसे पहली बात, हमने स्कूल स्टाफ को फ्रंटलाइन वर्कर्स नहीं माना। ऑन द कंट्रेरी, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उनको इलेक्शंस के लिए डिप्लॉय कर दिया जाता है, क्वारंटीन सेंटर्स को मैनेज करने के लिए डिप्लॉय कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जब लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए वहां पर लगभग 1500 टीचर्स की डेथ हो गई। ऑथर ने यहाँ पर बोला है, यहाँ पर जरूरत यह है कि हमें लोगों को वैक्सीनेशन ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन का पेस बढ़ाने की जरूरत है। इन सिंपलर पेस, वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन ऑफ अडल्ट्स हेल्प्स प्रोटेक्ट अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन। कि अगर हम ज्यादा अडल्ट्स को वैक्सीनेट करेंगे तो अपने आप ही अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन प्रोटेक्ट हो जाएंगे। आपको हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, जिसके कारण जितना ज्यादा हम वैक्सीनेट कर लें तो अपने आप ही जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं वो अपने आप ही प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेल्टा वेरिएंट आउटब्रेक्स इन इजराइल, देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट्री राइज इन हॉस्पिटलाइजेशन सो फार। तो जैसे हमारे यहाँ जब डेल्टा वेरिएंट आया तो हमारे यहाँ सेकेंड वेव बहुत ज्यादा फेरोशियस हो गई थी, लेकिन एज कम्पेयर टू इजराइल वहां पर डेल्टा वेरिएंट आया, लेकिन उसके बाद भी वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन में कोई कॉम्प्लीमेंट्री राइज नहीं देखा गया है। वहां पर लॉकडाउन पे फोकस नहीं किया गया, वहां पे फोकस किया वैक्सीन पे, लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फोकस करें उस बात पे फोकस किया गया। नथिंग इज रिस्क फ्री। तो ऑथर ने बोला रिस्क फ्री तो कुछ भी नहीं है। स्कूल्स कांट बी रिमेन क्लोज अंटिल ईच चाइल्ड इज वैक्सीनेटेड बिकॉज दिस में टेक ईयर्स। तो अगर ये सोचा जा रहा है कि स्कूल को तब खोला जाएगा सारे बच्चे वैक्सीनेट हो जाएंगे, तो उसमें तो बहुत साल लग सकते हैं। तो वी आर नॉट आस्किंग फॉर स्कूल्स टू बी ओपन टुमारो, बट एट द वेरी लीस्ट अ मूव टुवर्ड्स पॉलिसी इंटरवेंशन शुड बी मेड। तो ऑथर बोला हम ये नहीं कह रहे कि स्कूल को कल ही खोल दो, पर एक पॉलिसी तो बनाओ कि कैसे इंटरवेंशन किए जाएंगे, कब स्कूल खोला जाएगा। Indian scientists can conduct their own version of the Israeli study. Our elected leadership must consult experts to apply what we know about COVID-19 to formulate a roadmap for safe reopening of schools. तो यहाँ पर जरूरत है कि एक रोडमैप की फॉर्मुलेशन की जरूरत है कि कैसे सेफ रीओपनिंग स्कूल्स की कराई जा सकती है। बिजनेसेस आर ओपन फॉर द सेक ऑफ द इकोनॉमी। बिजनेसेस को खोल दिया गया क्योंकि इकोनॉमी के लिए जरूरत है। अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक, every year of schooling lost is equivalent to 9.7% less in potential earnings. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार ये पता चलता है कि अगर एक साल की स्कूलिंग लॉस्ट होती है तो वो इक्वल होती है लगभग 9.7% पोटेंशियल अर्निंग्स में कमी। द एस्टिमेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लर्निंग लॉसेस ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड स्कूल क्लोजर्स इन डेवलपिंग एशिया इज $1.25 ट्रिलियन, या तो फिर 5.4% होगी रीजंस की 2020 जीडीपी के। तो अब इतना ज्यादा लॉस कर रहे हैं स्कूल के बंद होने की वजह से। यहाँ पर हम नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे लिबरेटिंग कोऑपरेटिव्स। तो ऑथर ने सबसे पहले ये बोला है जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन उसकी कितनी जरूरत थी। तो यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइवेट एंटरप्राइजेस होती हैं उनकी अगेंस्ट बिजनेस और कोऑपरेटिव्स एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं। कोऑपरेटिव 2 टाइप के होते हैं, या तो प्रोड्यूसर बेस्ड होते हैं या तो कंज्यूमर ओन्ड होते हैं। जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स होते हैं उनका बेसिकली एक एम ये रहता है कि जो भी उनको गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की जा रही है उनके लिए वो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू को सीख कर सकें। जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स होते हैं वो ये कोशिश करते हैं जो भी इनपुट्स हैं उनको इकोनॉमिकल रेट में प्रोवाइड किया जाए उनके मेंबर्स को। इन रियलिटी दो कोऑपरेटिव्स इन इंडिया हैव रेयरली बीन मेंबर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं, वो होती है मेंबर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे लोग आपस में आके एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी हो सके। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं जो कोऑपरेटिव्स हैं वो मोस्टली किसके इंटरेस्ट सर्व करते हैं, पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट्स को, ना कि अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट सर्व करते हैं। तो सम हैड आइडियलिस्टिक एंड जेलस फाउंडर्स, लेकिन ओवर टाइम वो भी एक डीजनरेट हो जाते हैं कॉसी प्राइवेट फैमिली ओन्ड बिजनेस में।
तो इन अदर वर्ड्स, जो जेन्युइन प्रोड्यूसर और यूजर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको जो कोऑपरेटिव्स होनी चाहिए वैसी कोऑपरेटिव्स नहीं मिलती हैं, वो एक कॉम्बिनेशन हो जाती हैं वर्स्ट ऑफ स्टेट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का ये डिसीजन है कि हम एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे, जिनको होम मिनिस्टर अमित शाह हेड करेंगे। नो लेस इज बीइंग व्यूड विद सिनिसिज्म बाय मेनी। जैसे ऑपोजिशन का ये कहना है कि ये फेडरलिज्म को अंडरमाइन कराया जा रहा है, ठीक है। Truth be told, cooperatives, whether at the state or central level, have always been vulnerable to political and bureaucratic interferences. तो ऑथर ने बोला, अगर सच बोला जाए तो जो कोऑपरेटिव्स हैं वो स्टेट लेवल पे हों या सेंट्रल लेवल पे हों, वो हमेशा वल्नरेबल होते हैं कि उनमें पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा। दे हैव सेल्डम बीन अलाउड टू ऑपरेट एज कमर्शियल एंटरप्राइजेस कंट्रोल्ड एंड अकाउंटेबल टू देयर ऑस्टेंशियल ओनर्स। तो बहुत कम बार ऐसा देखा गया है कि उनको कमर्शियल एंटरप्राइजेस की तरह ऑपरेट करने को अलाउ किया जाता है और वो अपने ओनर्स को अकाउंटेबल, ऐसा होता ही नहीं। वो हमेशा क्या करते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर पीएसयूज एक्सेप्ट इन नेम, जैसे कि डिस्चार्जिंग द गोल्स बाय द सेंटर, जैसे नेफेड है वो क्या करता है, और सेलिंग मेंबर्स प्रोड्यूसर एट फिक्स्ड प्राइस बाय स्टेट गवर्नमेंट, डेयरी फेडरेशन। तो ये सारे काम हम देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, स्टेट के ही काम कर रहे हैं। There are exceptions like Amul and IFCO, whose success has owed mainly to their being run by professional CEOs and managers. तो कुछ कॉपरेटिव्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि अमूल और इफको। इन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो इनको रन करते हैं वो प्रोफेशनल सीईओज और मैनेजर्स होते हैं, ना कि आईएएस ऑफिसर्स। इवन दे हैवंट बीन होली इम्यून टू पॉलिटिकल प्रेशर्स, लेकिन वो भी पॉलिटिकल प्रेशर से पूरी तरीके से इम्यून नहीं रहते हैं, भले वो इलेक्शन रिलेटेड हो या तो उनको राम मंदिर के कॉजेस के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करवाया गया हो, ये सारी चीजें। That said, there's no doubting the potential of cooperatives in empowering small producers and service producers. तो cooperatives के पास बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है कि वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स और सर्विस प्रोड्यूसर्स को इंपावर कर सकते हैं। तो वाई कैंट रेस्टोरेंट, कैब एंड बजट होटल ओनर्स फॉर इंस्टांस अपनी रिसोर्सेज को पूल करें और अपने खुद के मोबाइल एप्स बनाएं ताकि ज्यादा कंज्यूमर्स अट्रैक्ट हों। तो wouldn't this be enable them to capture a higher share of consumer रुपए than currently through Zomato, Uber, Oyo? तो अगर वो Zomato, Uber, Oyo यूज करें, इसके कंपैरिजन में अपनी एक कोऑपरेटिव बनाए और उसके थ्रू काम करें, तो वो ज्यादा शेयर मिलेगा उनको। He can to start with liberate multi-state cooperatives from government control and get all BJP states to enact a legislation compatible with the requirements of a modern market economy. तो ऑथर ने बोला, अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बना दी गई है तो उसका मेन एम ये होना चाहिए कि वो आसान कर दे कॉपरेटिव्स को बिजनेस करने के लिए, रजिस्ट्रेशन वो अपना आसानी से कर सके, वाइंडिंग अप आसानी से कर सके। इसके अलावा जरूरत ये है कि मल्टी स्टेट कॉपरेटिव्स को लिबरेट करने की जरूरत है गवर्नमेंट कंट्रोल से, और सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स को जरूरत है कि वो एक लेजिस्लेशन इनेक्ट करें जो कि मॉडर्न मार्केट इकोनॉमी से रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हो। ब्रिंगिंग कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरविजन, अब कोऑपरेटिव बैंक्स को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरविजन में लेकर आ गए, तो ये अच्छा मेजर है ऑथर के अकॉर्डिंग। कोऑपरेटिव बिना बहुत सारे मल्टीपल रेगुलेटर्स के बिना भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और एंड थ्राइव एज अ ट्रूली मेंबर ओन्ड बिजनेस। तो अपने मेंबर्स के लिए अच्छा करें, वैसा बिजनेस की तरह थ्राइव भी कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं, ये भी कॉपरेशन पर ही है कि कॉपरेशन मिनिस्ट्री बनाई गई है। हम नेक्स्ट चलते हैं, स्टेइंग विद इन द लाइंस। तो ऑथर ने बोला जुडिशरी बहुत बार हमने देखा पैंडेमिक के टाइम में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस पर इंक्रोच किया है। तो इन द वेक ऑफ द कोरोना वायरस सेकेंड वेव जब थी तो हमने बहुत सारे जजमेंट देखे बाय द हाई कोर्ट्स, जैसे कि डिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट ने, उन्होंने ये बोला कि किसी भी इंसान को हैंग कर दो जो कि ऑक्सीजन सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर मद्रास हाई कोर्ट की बेंच ने ये बोला कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल है जो कि सेकेंड वेव आई है कोविड की, और उनको मर्डर चार्जेस पर ट्राई करना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये भी बोला कि ये बहुत ही हार्श और इनएप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशंस हैं। The SC further emphasized that there is no need for judges of superior courts to exercise restraint. However, the judicial court that probably takes the cake is when the Delhi High Court on June 1 were directing the government to prioritize younger people over older ones. तो आपको पता होगा दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला था जब एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी हो गई थी, जो कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के लिए होता है, कि अगर इंजेक्शन की कमी है तो पहले यंग को दो क्योंकि वो फ्यूचर ऑफ द कंट्री है, और जो एल्डरली है उनको लास्ट प्रेफरेंस पे रखो। तो ऑथर ने बोला, व्हाट कॉजेस द हायर जुडिशरी एट टाइम्स टू मेक सच स्वीपिंग रिमार्क्स व्हेन द रोल असाइंड इट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट ऑलमोस्ट नेसेसरी दैट द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ जज होल्डिंग अ कोर्ट शुड ऑलवेज बी टेम्पर्ड विद मॉडरेशन, रिस्ट्रेंट, डिसिप्लिन एंड इवन विजडम। तो ऑथर ने ये बोला है कि हायर जुडिशरी को ऐसा करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, ऐसे स्वीपिंग रिमार्क्स देने की क्यों जरूरत पड़ रही है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में उनका जो रोल असाइन है वो ये है कि वो अपनी जो भी ऑब्जर्वेशंस देंगे, किसी भी जज के द्वारा कोई भी ऑब्जर्वेशन आएगी तो वो हमेशा मॉडरेशन के साथ होनी चाहिए, रिस्ट्रेंट के साथ होनी चाहिए। वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के बिहेवियर पर इंक्रोच नहीं कर सकते, साथ ही डिसिप्लिन और इवन विजडम के साथ होनी चाहिए।
तो ऐसा तो नहीं देखा गया है। ऑथर ने बोला एपेक्स कोर्ट ने खुद भी ये बहुत बार एक्सेप्ट किया है जो कोर्ट्स हैं वो पॉलिसी मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। सेंसस कमिश्नर एंड अदर्स वर्सेस आर कृष्णमूर्ति में हाई कोर्ट ने ये बोला था वेयर हाई कोर्ट हैड इश्यूड डायरेक्शंस टू अचीव सोशल जस्टिस। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी थी स्टेट को कि सोशल जस्टिस अचीव होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ये जो लेजिस्लेचर का डोमेन है ये एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट का है, इसमें जुडिशरी का कोई रोल नहीं है। तो इट इज नॉट विद इन द डोमेन ऑफ द कोर्ट टू लेजिस्लेट। द कोर्ट्स हैव द जुरिसडिक्शन टू डिक्लेयर द लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पार्लियामेंट के पास ही है। तो जो जुडिशरी कर सकती है वो ज्यादा से ज्यादा लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन कोर्ट्स का काम नहीं है कि वो पॉलिसी मेकिंग में प्लंज करें और वो बताएं कि पॉलिसी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। Their judicial restraint is called for. It further added refrain and restraint बहुत ही essential virtues हैं एडजुडिकेशन में। अब ऑथर ने बोला है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन में ये बोला गया था कि जो लेजिस्लेचर का विजडम है कि वो पॉलिसी बनाएंगे तो वो सही बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो कोर्ट उनको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती अपने जुडिशियल रिव्यू की पावर से। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये नहीं है कि वो री अप्रिशिएट कर दें द एफिकेसी ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिसी जो कि कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर से बनाई गई है। लोग इलेक्ट करके भेजते हैं उन लोगों को कि वो उनके लिए पॉलिसी बनाए, फिर वो लोग पॉलिसी ना बना के पार्लियामेंट पॉलिसी ना बना के जुडिशरी पॉलिसी के लिए बता रही है। तो ये चीज तो फिर लोगों का जो मैंडेट है उसको खराब करने की चीज हो गई ना। गिवन द ग्लोबल स्केल ऑफ द पैंडेमिक व्हाई हैवंट कोर्ट्स एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। अभी हम देख रहे हैं कि हर जगह पैंडेमिक आया, तो बाकी कोर्ट्स ने ऐसा नहीं किया जैसा कि इंडिया कोर्ट्स ने किया, इंडियन कोर्ट्स ने जो इनक्रोच किया पॉलिसी पर। तो दीज काइंड ऑफ डायरेक्शंस आर बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स। तो ये जो भी डायरेक्शंस है ये ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स के बाहर है। दीज आर क्लियरली द अरीनास। ये गवर्नमेंट को छोड़ देना चाहिए गवर्न करने के लिए, यहाँ पर जुडिशरी का कोई रोल नहीं होना चाहिए। जो अजम्पशन ये है यहाँ पर कोर्ट का कि जो गवर्नमेंट में है वो सब लोग करप्ट हैं तो यहाँ पे जुडिशियल एक्शंस की जरूरत है, तो ऑथर ने बोला ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट्स इस बात को बिल्कुल डिसरिगार्ड ना करें कि प्रियम्बल में ये लिखा है कि पीपल ऑफ इंडिया है इस कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स। तो द सोर्स ऑफ ऑल पावर, जो गवर्नमेंट को गवर्न करने की पावर दी भी गई है वो लोगों से ही आई है। तो द सोर्स ऑफ ऑल पावर दैट फ्लोज फ्रॉम इट्स वेरियस प्रोविजंस, इट इज दीज वेरी पीपल जो हर साल 5 साल के बाद पोल्स में जाते हैं, उन लोगों को इलेक्ट करते हैं और उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। तो पीपल ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो लोग उनके लिए लेजिस्लेट करें, वो गवर्नमेंट उनके लिए गवर्न करे। तो यहाँ पे जुडिशरी का कोई रोल नहीं है, उस गवर्नमेंट को ही पॉलिसी बनानी चाहिए। तो ओनली दोज रिप्रेजेंटेटिव्स एम्पावर्ड बाय एन ऑलमोस्ट सेक्रेड प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस आर आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो उनको ही पूरा लॉ बनाने का राइट होना चाहिए। द पीपल इन इंडिया हैव द राइट एंड द पावर टू चेंज द रिप्रेजेंटेटिव्स। और अगर लोग खुश नहीं है तो 5 साल के बाद उनको वो चेंज भी तो कर सकते हैं अगर उनके पॉलिसी मैटर से खुश नहीं है। अब सीजीआई ने जून 30 को एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि सिर्फ 5 साल में आप अपना रूलर चेंज करो तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए डिस्कॉर्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए। तो द मेयर राइट टू चेंज द रूलर वंस एवरी 5 years बाय इटसेल्फ नीड नॉट टू बी गारंटी अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द इलेक्टेड। तो ऑथर ने बोला है यहाँ पर वेन एवर इट टेक्स प्लेस इज ऑल्सो टू बी कर्व्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस लॉज एंड द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो अगर ऐसा है तो जुडिशरी के पास बहुत सारे प्रोसीजर हैं जिसके कारण इन्हें कर्व किया जा सकता है, बट इट कांट बी टेकन टू मीन दैट द हायर जुडिशरी अलाउड टू हैव अ फ्री रन। पर इसका मतलब ये नहीं कि हायर जुडिशरी को फ्री रन दे दिया जाए इवन व्हेन इट कम्स टू फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी इन द लॉज, जब लॉज और पॉलिसी बनाने की बात भी की जाए। तो वी ऑल नो हाउ द पेंडिंग केसेस आर पाइलिंग अप। हम जानते हैं केसेस कितने ज्यादा पाइल अप हो रहे हैं, हर दिन इतने ज्यादा केसेस हैं जो पेंडिंग है। तो ऑथर ने बोला है जो कोर्ट है वो अपना काम इसमें करे, जो पाइल अप केसेस है इन्हें जल्दी जल्दी सॉल्व करे, ना कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अरीना में जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें काम दिया गया था। तो बेसिकली इस आर्टिकल में ये है कि सेपरेशन ऑफ द पावर होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशरी तीनों अपने अपने अरीना में काम करना चाहिए, कोई एक दूसरे के अरीना को इंक्रोच ना करे। और साथ ही ये आपको कुछ जजमेंट्स पता होनी चाहिए, सेंसस कमिश्नर एंड अदर्स वर्सेस आर कृष्णमूर्ति यहाँ पर क्या बोला था, फिर उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन वहां पर क्या बोला था। और ये वाली चीज की जो लोग होते हैं वहां से पावर फ्लो होती है, तो लोग डिसाइड कर रहे हैं, लोग उन लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज रहे हैं कि ये हमारे लिए पॉलिसी बनाए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे इलेक्शन है स्पीकर डेप्टी स्पीकर। तो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत टाइम से स्पीकर नहीं है, इसके बाद बहुत सारी स्टेट्स में डिप्टी स्पीकर नहीं है। अब यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन देवेंद्र फडणवीस का ये कहना था कि जल्द से जल्द हमें अपॉइंट करना चाहिए, पर अभी तक अपॉइंट हुआ नहीं है। तो सबसे जरूरी बात ये, कॉन्स्टिट्यूशन या असेंबली रूल्स में ये नहीं लिखा है कि क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए स्पीकर की वैकेंसी को फिल करने के लिए। तो वाइल द स्पीकर्स चेयर इज करेंटली वेकेंट इन महाराष्ट्र, तो डिप्टी स्पीकर पोजीशन वेकेंट है बहुत सारे अदर लेजिस्लेचर्स में। तो महाराष्ट्र में फडणवीस टेन्योर जब था, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तब भी 4 साल तक डिप्टी स्पीकर की चेयर वेकेंट रही, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि कितने टाइम में हो जाना चाहिए पॉइंट।
तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे ऑफिसर्स को स्पेसिफाई करता है, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैग, इसके अलावा स्पीकर्स और डेप्टी स्पीकर्स। तो आर्टिकल 93 फॉर लोकसभा एंड आर्टिकल 178 फॉर स्टेट असेंबली वो ये बोलता है कि हाउसेस में स्पीकर और डेप्टी स्पीकर एज सून एज पॉसिबल अपॉइंट हो जाने चाहिए, शेल एज सून एज मे बी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ना ही टाइम लिमिट बताता है ना ही प्रोसेस बताती है कि कैसे इलेक्शन होंगे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि किस टाइम लिमिट में अपॉइंट होंगे, और दूसरा ये भी मेंशन नहीं है कि प्रोसेस क्या होगा। लोकसभा स्टेट लेजिस्लेशन में प्रेसिडेंट या गवर्नर डिसाइड करता है कि स्पीकर के इलेक्शन की डेट क्या होगी, और डेप्टी स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन डिसाइड करता है, तो वो डिसाइड करता है स्पीकर। तो प्रेसिडेंट या गवर्नर स्पीकर के इलेक्शन की डेट डिसाइड करता है और स्पीकर डेप्टी स्पीकर के इलेक्शन की डेट डिसाइड करता है, और बाकी भी लेजिस्लेचर्स जो भी होते हैं वो इलेक्ट कर लेते हैं कि उनका स्पीकर कौन होगा। कुछ जगह असेंबली रूल्स में स्पेसिफाई है कि कितने टाइम में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ऑफिस फिल हो जाना चाहिए। तो हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश स्पेसिफाई टाइम फ्रेम फॉर होल्डिंग द इलेक्शन टू द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफिसर्स। तो ये सबके असेंबली रूल्स अलग है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द ऑफिस ऑफ द स्पीकर शुड नेवर बी एम्प्टी। अब कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि स्पीकर का ऑफिस कभी भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सो ही कंटिन्यूज इन ऑफिस अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हाउस। तो आपको ये पता होगा जब रेजिग्नेशन होता है लोकसभा इलेक्शन से पहले, तो स्पीकर अपना रेजिग्नेशन नहीं देता, स्पीकर तब रेजिग्नेशन देता है जब नया हाउस एक बार मीट कर जाता है। The speaker presides over the house proceedings and joint sittings of the two houses of the parliament। तो जब भी joint sitting होगी दो हाउसेस को, तो उसको कौन प्रोसीड करता है, तो उसको स्पीकर ही प्रेसाइड करता है। इट इज द स्पीकर्स डिसीजन। कौन डिसाइड करता है कि मनी बिल है या नहीं, तो वो भी स्पीकर डिसाइड करता है, और उस डिसीजन को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। डेप्टी स्पीकर जो होता है वो स्पीकर से इंडिपेंडेंट होता है, वो स्पीकर का सब ऑर्डिनेट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों लोग ही इलेक्ट होते हैं फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो स्पीकर है और जो डेप्टी स्पीकर है, तो डेप्टी स्पीकर हमेशा स्पीकर से इंडिपेंडेंट है, वो उसका सबऑर्डिनेट नहीं है। इन एडिशन टू प्रेसाइडिंग ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, डेप्टी स्पीकर बहुत सारी कमिटीज को भी करता है इनसाइड और आउटसाइड द पार्लियामेंट को चेयर। अब रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, तो जो डेप्टी स्पीकर आता है वो अपोजिशन से आता है, रूलिंग पार्टी से आता है, तो ये चेंज होता रहा है। यूजली द स्पीकर कम्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, और जो डेप्टी स्पीकर है, तो जो स्पीकर है वो तो रूलिंग पार्टी से ही आता है, और जो डेप्टी स्पीकर है उसकी हमेशा पोजीशन वेरी की है, क्योंकि फोर्थ लोकसभा तक कांग्रेस हेल्ड बोथ द स्पीकर एंड द डेप्टी स्पीकर, फिर फिफ्थ लोकसभा में इंडिपेंडेंट मेंबर को दे दिया गया था। उसके बाद जो पोस्ट ऑफ डेप्टी स्पीकर है वो अपोजिशन पार्टी को जाने लग गई, मोरारजी देसाई जब से प्राइम मिनिस्टर बने थे तब से। द फर्स्ट टाइम द डेप्टी स्पीकर पोजीशन वेंट टू द बीजेपी, पहली बार बीजेपी को गई थी डेप्टी स्पीकर की पोजीशन जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन द 13th लोकसभा जब टेन्योर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का था, तब कांग्रेस पीएम को डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। तो ये कुछ फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता है कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग पार्टी से आएगा या ऑपोजिशन पार्टी से आएगा। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक लेमूर एलिफेंट रिजर्व है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व है, जो कि छत्तीसगढ़ में प्रपोज्ड है। आपको ये पता होना चाहिए लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में प्रपोज्ड है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर चाइना और नॉर्थ कोरिया के लीडर्स ने वाव किया है कि वो अपने टाइज को बहुत स्ट्रेंथन करेंगे। तो नॉर्थ कोरिया और चाइना को एक दूसरे की जरूरत कहाँ पड़ रही है, तो जो नॉर्थ कोरिया है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि चाइना को उनको ग्रेटर सपोर्ट मिले एक बेनिफेक्टर की तरह, और साथ ही चाइना उनको एड प्रोवाइड करे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप देखने को मिल रही है, और कोविड-19 और यूएस लेड सैंक्शन की वजह से तो और ज्यादा उनकी हार्डशिप एक्सरबेट हो गई है। तो यहाँ पर चाइना उनकी मदद कर सकता है। अब चाइना को नॉर्थ कोरिया की कहाँ जरूरत है, तो चाइना फॉर इट पार्ट सीज प्रिवेंटिंग अ नॉर्थ कोरियन कोलैप्स एज क्रूशियल टू इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो नॉर्थ कोरिया कोलैप्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना की सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए वो जरूरत है, and would need to boost ties with North Korea and other traditional allies amid fierce rivalry with the US। तो जब यूएस से चाइना की इतनी ज्यादा राइवलरी हो गई है, तो बहुत सारे कंट्रीज उसके अलाइज होने चाहिए, इसके लिए नॉर्थ कोरिया भी बहुत जरूरी है चाइना के लिए। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ब्रांसन पहला फर्स्ट पर्सन हो गया है जो कि अपना ओन स्पेसशिप बनाया। बेजोस ने भी, जो जेफ बेजोस है उनका भी एक स्पेसशिप आने वाला है, लेकिन 9 दिन से उन्होंने उन्हें बीट कर दिया है। तो ब्रांसन बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू ब्लास्ट ऑफ इन हिज ओन स्पेसशिप बीटिंग बेजोस बाय 9 days। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें अब हम आगे चलते हैं। पीएलआई स्कीम्स इवोक मिक्स्ड रिस्पांस, आईटी मोबाइल स्टील मार्च ऑन अदर सेक्टर्स। तो आपको पता होगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आई गई थी मोबाइल फोन्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ताकि मेक इन इंडिया प्रमोट हो सके। आपको सब्सिडी दी जाएगी अगर आप ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो एज कम्पेयर टू द बेस ईयर। तो पहले तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स कम हो गया। वो क्यों ऐसा हुआ,
तो सोर्सेस से ये पता चला है, सबसे दिक्कत वाली बात ये है दैट मोस्ट कंपनीज आइदर डू नॉट मीट द क्वालिफिकेशन नॉर्म्स फॉर द पीएलआई स्कीम। तो बहुत सारी कंपनीज तो क्वालिफिकेशन नॉर्म्स को ही फुलफिल नहीं कर पा रही पीएलआई स्कीम के, और दूसरा उन्हें ये फील हो रहा है जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो लो है एज कम्पेयर टू इंसेंटिव अनाउंस। तो इंसेंटिव जो मिल रहे हैं और उससे जो उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कमेंसुरेट होना चाहिए, पर ऐसा कमेंसुरेट नहीं है। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो एज लो है एज कम्पेयर टू द इंसेंटिव अनाउंस्ड। तो आई होप आज का न्यूज़पेपर आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।